यस सर। ओके। सो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर तो कोई कैमरा अपना ऑन कर सकता है तो कर लीजिए प्लीज, दो तीन लोग। सो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर थे कि स्टूल का नॉर्मल कलर क्या होता है और उसकी शेड्स कैसी होती है, ठीक है ना। ये हुआ है क्या हमारा स्टूल्स ग्रैनुलर सैंडी मीन्स। सो वन मोर रूब्रिक इज देयर, स्टूल्स ग्रैनुलर। आप पेज नंबर कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए पेज नंबर क्या है। स्टूल्स ग्रैनुलर, स्टूल्स ग्रैनुलर सैंडी, इसका मतलब होता है कि द साइज ऑफ द स्टूल विल द मटेरियल विच इज देयर इन द स्टूल, इट विल बी लाइक ऑफ सैंड। तो सैंड की साइज कैसे होती है कि यूनिफॉर्म नहीं होता है सैंड का, मतलब कोई सर दाना थ्री छोटा रहेगा। सेवेंटी वन पे है। वेरी सर गुड। 371। ओके, थैंक यू मनीषा मैम। तो यूनिफॉर्मिटी वहां पे होती नहीं है। और सैगोलाइक में हमने देखा था वैसे ही दिखेगी स्टूल, लेकिन वहां पे यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल रहेंगे। तो ग्रैनुलर ग्रैनुलर सैंडी आप कहाँ पे लगवा सकते हो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज स्टूल्स ग्रीन। सो देर आर मेनी सब rubrics अंडर द स्टूल्स ग्रीन। सो कंसिडर द ब्रॉडर वन अनलेस द पेशेंट डिस्क्राइब यू एग्जैक्ट कलर। क्योंकि हम लोग प्रिजुडाइज नहीं होना चाहते कि हमको रूब्रिक पता है या पेशेंट है उसके रिलेटिव ने बोल दिया तो हम उसको कंसिडर कर ले, ये चीज कभी नहीं करना प्रैक्टिस में। देन द नेक्स्ट रूब्रिक इज टूल्स मिल्की। सो मिल्की से होता है लुक्स लाइक मिल्क, दे आर नॉट लाइक कर्ड। रिमेंबर दैट थिंग। कर्ड में मतलब दूध जब फट जाता है, जब उसकी दही बन जाती है, तो तब जो फॉर्मेशन होता है क्लॉक फॉर्मेशन वो रहेगा कर्ड में। यहाँ पे मिल्क लाइक दिखेगा, लुक्स लाइक मिल्क बट नॉट लाइक द कर्ड। सो कर्ड, कर्ड लाइक अगर स्टूल है तो रूब्रिक बन जाएगा स्टूल्स कर्डल्ड। स्टूल कर्डल चीजी, वो रूब्रिक रहेगा वहां पर, ना कि स्टूल्स मिल्की रूब्रिक रहेगा। देन स्टूल्स चेंजेबल। तो चेंजेबल में क्या होता है, अभी चेंजेबल भी आएगा और नीचे अगर क्रॉस रेफरेंस आप देखोगे तो एक रूब्रिक है स्टूल्स कलर सेवरल। दोनों रूब्रिक दिखने में हम लोगों को सेम दिखते हैं, और हम लोग गलती कर जाते हैं कि कहीं पे सेवरल लगाना है तो चेंजेबल लगा दे, या चेंजेबल लगाना है तो वहां पे सेवरल लगा दे। ये चीज अक्सर मेरे से हुई थी, और मुझे लगता है कि कोई भी इस बारे में गलती कर सकता है। So stool changeable. No stools, no two stools are alike in character. Like some are watery, some are semi-solid. इस तरह से उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। सो चेंजेबल में क्या रहेगा कि कलर, टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल्स विल बी वेरिएबल इन द रूब्रिक स्टूल्स चेंजेबल। अभी स्टूल्स कलर्स में क्या है, वहां पे कलर्स लिखा हुआ है सेवरल, तो अलग अलग कलर वहां पे दिखेगा। वहां पे ये नहीं बताया गया है कि कैरेक्टर या कंसिस्टेंसी में कोई फर्क रहेगा। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस रूब्रिक्स। यस सर। ओके। नेक्स्ट है स्टूल्स राइस वाटर। तो राइस वाटर स्टूल कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है हमेशा। सर कॉलेरा में। वेरी गुड। तो वहां पे आप ये रूब्रिक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूल सैगो। लाइक सैगो से होता है साबूदाना। सो अगर आपको कंफ्यूजन में हो तो आप दोनों रूब्रिक लगा सकते हो, स्टूल सैगोलाइक और फिर स्टूल्स ग्रैन्युलर। क्योंकि ग्रैन्युलर जो है तो उसके अंदर रेमेडी कितनी है और सैगो में कितनी रेमेडीज है, कोई बोलेगा। सर सेगोलाइक में तो है कॉल्चिकम और फॉस्फोरस। ओके। ग्रैन्युलर में सर ग्रैनुलर में है एपी एपोसाइनम, हम्म बेल, अर्जेंटम म्यूर, क्यूप्रम, अर्जेंटम मेट। एडनेक्सिस। हाँ। तो अर्जेंटम म्यूर। हम लोगों को करना क्या होता है कि जो छोटा रूब्रिक है जिसके अंदर कम रेमेडीज है और एग्जैक्टनेस ने इसमें पेशेंट ने बता पाना बहुत मुश्किल होता है, तो तब आप क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आप लार्जर रूब्रिक की तरफ ज्यादा ध्यान देना। दोनों तो डालना है आपको रेपटाइजेशन के वक्त, लेकिन जब आप फाइनल रेमेडी में आओगे तो आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पता चल जाएंगे कि आपकी केस के लिए कौन सा रूब्रिक सटीक हो रहा है। अगर पेशेंट का डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट है तो देन एंड देन गो फॉर एग्जैक्ट रूब्रिक। ओके। नेक्स्ट है स्टूल्स सर्ड लाइक। सो पेज नंबर
374। 24। ठीक है। तो व्हाट इज सर, इट्स अपीयरेंस विल बी लाइक दैट ऑफ सोप मिक्स्ड इन वाटर, हमने फ्रॉदी भी देखा था एक रूब्रिक। ठीक है ना। फोमी तो एंड दस, फ्रूटी। हाँ हाँ। सो सर्ड्स लाइक में होता है, इट्स अपीयरेंस विल बी लाइक दैट ऑफ सोप मिक्स्ड इन वाटर, द स्टूल्स विल हैव मोर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स कंपेयर टू दैट ऑफ स्टूल्स इन फोमी प्रॉदी। तो फोमी प्रॉदी में वहां पे आपको फॉर्मेशन कम मिलेगा बबल्स का, यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा। आप अगर स्टूल सर्ड लाइक की रेमेडीज में जाकर देखते हो तो बेंजोइक एसिड, कॉल्चिकम, इलाटेरियम, आयोडम और सल्फर, ये रेमेडीज वहां पे दी हुई है। ठीक है। So it's up to you to make final choice between these two rubrics always. To my experience, I use first rubric more in cases of diarrhea. क्योंकि ये जो रुब्रिक आता है सर्ड्स लाइक और प्रॉदी, तो पेशेंट हमें जब अपने क्लिनिक में आकर बताएगा तो वो अपीयरेंस ज्यादातर सर्ड लाइक का कभी कोई पेशेंट बताता नहीं है। अगर पेशेंट का डिस्क्रिप्शन ये है कि उसको ज्यादा झागदार होती है, अगर ये वर्ड फर्स्ट आता है तो यू कैन कंसिडर सर्ड लाइक स्टूल्स। Otherwise, you can take that rubric of stools for the homey. Then is stools undigested. अभी undigested full particles are found in the stool. अनडाइजेस्टेड में ये रहेगा कि जो खाना खाया हुआ है पेशेंट ने वो वैसे ही निकलता है। ये रूब्रिक ज्यादातर पीडियाट्रिक केसेस में बहुत बार यूज करने आपको मौका मिलेगा। देन नेक्स्ट रूब्रिक इज स्टूल्स वाटरी थीन। सो वाटरी थीन में क्या होता है कि पानी जैसा रहेगा, सेमी सॉलिड मास वहां पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सॉलिड या सेमी सॉलिड मास का कोई सवाल आएगा ही नहीं वहां पे। यहाँ पे पेशेंट का वर्जन ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं जब भी स्टूल पास करने जाता हूँ तो पानी ही निकलता है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन बाय पेशेंट। देन स्टूल्स वाइट विच इज रेयरली नीडेड इन केसेस ऑफ डायरिया। आपको, हाँ, आपको ये रूब्रिक के लिए जो है, तो ये रूब्रिक आपको कॉन्स्टिपेशन की केसेस में ज्यादातर यूज करने का मौका मिलेगा, या फिर इसके अंदर क्या बोलते हैं ना, गॉलस्टोन, गॉलस्टोन की केसेस में बढ़ते हैं। ओके, देन आता है स्टूल्स येलो, ब्राइट येलो ऐसे कलर में। तो इसमें हम लोग ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम लोग ब्रॉडर रूब्रिक कंसिडर करेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोगों को इस चीज का ध्यान और ज्ञान आए कि हम लोग येलो, रेड, ग्रीन ऐसे जो कलर्स देखे थे तो उसका हमने ज्यादातर यूज करना रहेगा। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कलर rubrics from stools, you can also consider main rubric of colors scattered in repertory like green, white, yellow, red, what I already discussed. Now we will see some important sub rubrics under main rubric of stool which are useful in cases of diarrhea. तो अभी हमने स्टूल्स में क्या क्या देखा था, कलर देख लिए थे लोगों ने, टेक्सचर के अकॉर्डिंग रूब्रिक देख लिए, हमने टेक्सचर के अकॉर्डिंग रूब्रिक देख लिए, कॉजेशन के रूब्रिक हमारे हो गए हैं। So when stools are foul smelling or bad smelling, so you can take the rubric stools bad odor, foul, putrid. When patient says that odor of his stool spreads all over the home even after washing clothes, it doesn't leave. So वहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे stools bad penetrating. So penetrating पे होता है कि दिमाग के अंदर वो जो बैड स्मेल है वो भर जाना, वो बैठ जाना। ऐसे पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में है ना, मतलब प्रोस्टेट की जो केसेस आती है ओल्ड एज में, उसमें अगर प्रोस्टेट का कोई ओल्ड एजेड पर्सन आपके क्लिनिक में विजिट करे तो आप हमेशा देखोगे कि वो जब भी क्लिनिक में एंट्री करेगा तो आपको यूरिनस ओडर की स्मेल आती है उसके कपड़ों से। तो सेम इज ओवर हियर कि पेनेट्रेटिंग अगर रुब्रिक आपको लगाना है तो बहुत बार ये चीज रहेगी कि जब भी वो पेशेंट आएगा क्लिनिक में तो आपको उतना बैड स्मेल खुद को आपको भी आएगा, क्योंकि कपड़ा धोने के बाद में भी वहां पे गया हुआ नहीं रहता है स्मेल। सो ये रूब्रिक रहेगा डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के ऊपर जब भी रूब्रिक कोई डिपेंड करता है और वो रूब्रिक हम लोग अगर टोटलिटी में लेते हैं तो वी हैव द chances of success are there near to 100%. Next is, if you see a baby held by mother and water or stool is popping out of a diaper, what will you think of the rubric? Nowadays, what happens now, due to good quality of diaper, they can soak the large quantity of the water or stools
You may not see this in clinic, but it is written there in our Matra Medicas. बट श्योरली इफ यू होल्ड दैट डायपर, तो करना क्या है कि बच्चा अगर आता है तो उसका डायपर खोल के आप हाथ में पकड़िए। आप हाथ में अगर पकड़ेंगे तो हेवीनेस आपको महसूस होगा। वो हेवीनेस जब आपको महसूस होगा तो वो उसके बाद में फिर आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी कितना ज्यादा पेशेंट ने पास कर दिया है। ठीक है ना। अभी आज के डेट में ऐसे होता नहीं है कि जो डिस्क्रिप्शन मटर मेडिका में लिखा हुआ है तो पेशेंट को आपको मतलब आप उसके इसमें देख सको। तो ऐसी कंडीशन में आप रूब्रिक कौन सा सोच सकते हो कि अगर मदर ने बच्चे को पकड़ा हुआ है और स्टूल या पानी वगैरह जो है वो डायपर से बाहर निकल रहा है, फिर डायपर हेवी है बहुत। सर डायपर रनिंग थ्रू। रूब्रिक और पेज नंबर प्लीज, पूरा रूब्रिक पढ़िए। सर पेज नंबर 370। ओके। डायपर स्टूल्स रनिंग डायपर थ्रू। रनिंग थ्रू, ये रूब्रिक हाँ ना जी। बहुत बहुत सारी बार, वेरी गुड मैम, डॉक्टर मनीषा। ये रूब्रिक ना बहुत सारी बार यूज करने का आपको मौका मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, स्टूल्स डायपर रनिंग थ्रू, रेमेडी बेंजोइक एसिड एंड पोडोफाइलम। हम लोग आगे देखने वाले हैं दोनों रेमेडीज को डिफरेंशिएट कैसे करना है। नेक्स्ट देयर आर टू रूब्रिक्स टूल्स, फ्लैचुलेंट नॉइजी गैसी स्प्लटरिंग, और दूसरा रूब्रिक है टूल्स फ्लैटस पासिंग ऑन एग्रेवेट। तो अभी आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा रूब्रिक डायरिया की केसेस में ज्यादातर यूज करने का आपको मौका मिलेगा? सर फ्लेटर पासिंग ऑन एग्रावेट। ओके, एनीवन? और किसी को कौन सा लगता है? Catalan, noisy, gassy, and splattering also, sir. Even that is ओके, regularly seen. वेरी गुड। सो दोनों रूब्रिक हमारे हमारे काम में आते हैं ऐसे केसेस में, जब डायरिया की केस हम लोग देखते हैं तब। सो अभी हमको दोनों रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग करना है कि रूब्रिक का मतलब क्या रहेगा। सो फर्स्ट वन रूब्रिक, दिस रूब्रिक मीन्स दैट व्हेनेवर पेशेंट passes stool, it will be noisy with flatus and incompletely formed stool of regular caliber will not be there। तो रेगुलर कैलिबर की स्टूल नहीं रहेगी। सेकेंड रूब्रिक का मतलब ये होता है, ये रूब्रिक हो गया मॉडलिटी का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी सिम्टम हमने अगर कंप्लीट करना है तो वी शुड हैव लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। ये रूब्रिक मॉडलिटी का है कि पेशेंट जब भी गैस पास करने जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको मोशन भी हो सकता है। इसकी रेमेडी पढ़ना मैम कोई? सर एलोज आर्स आयोड ओके। कॉस्टिकम एलोस के मर्कस बाद, हाँ, सल्फ्यूरिक ओके, एसिड। एलो ठीक है, थैंक यू। एलोस के बारे में मैंने बोला था कि उसको एना स्पिंटर जो है, स्पिंटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कि वैसे केस में आपको फिर से एलो एलो अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो ये चीज भी आपको कंफर्म करानी है कि शायद से पेशेंट हमें खुद से ना बोले, बट वी नीड टू मतलब हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट रूब्रिक है स्टूल्स फ्रीक्वेंट। तो अभी देखिए, स्टूल्स फ्रीक्वेंट भी एक रूब्रिक है और एक डायरिया भी है। हम लोगों ने डायरिया का डेफिनेशन देखा था जब हमने सेशन शुरू किया था तब। तो डायरिया का डेफिनेशन पता होना क्यों जरूरी होता है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टूल्स फ्रीक्वेंट रूब्रिक लगाना है या फिर डायरिया रूब्रिक लगाना है आपके केस में। बराबर ना? दोनों का मतलब तो एक ही लगता है अगर ऊपर से देखें हम लोग तो। सो इफ अगर आपकी केस डायरिया के अंडर डायग्नोस्टिक वाइज नहीं पड़ रही है, डायरिया का डायग्नोसिस नहीं है आपके पास, और पेशेंट मान लो कोई भी केस कंप्लेंट लेकर आया है आपके पास कि जैसे एग्जांपल स्किन की केस है या आर्थराइटिस की केस है या कॉन्स्टिपेशन की केस, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर पेट के कोई दूसरे प्रॉब्लम है, आप उसकी क्रॉनिक केस कर रहे हो और फ्रीक्वेंटली वो बार बार स्टूल पास कर रहा हो दिन भर में। सो दिन भर में फ्रीक्वेंटली स्टूल पास करने से कब मतलब हो जाएगा, जैसे हमने डायरिया में देखा देखा था कि मोर देन 4 to 5 सेमी सॉलिड और लूज स्टूल्स इन 24 hours ऑफ अ डे, तो वहां पे बन जाएगा रूब्रिक आपका डायरिया। क्रॉनिक केस है तो क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक आप रूब्रिक लगाओगे। लेकिन अगर 4 से 5 से कम वो कर रहा है लेकिन उसकी आदत है दिन में 2 से 3 बार जाने की, 3 से 4 बार जाने की, दो, एक या दो बार तो आप नॉर्मल कंसिडर करिएगा कि एक या दो बार अगर पास कर रहा है तो दैट इज नॉट, दैट केस इज नॉट फॉलिंग अंडर दिस रूब्रिक ऑफ स्टूल्स फ्रीक्वेंट। लेकिन
3 से 4 अगर कर रहा है तो जरूर आप ये रूब्रिक लगा सकते हो, स्टूल्स फ्रिक्वेंट करके। उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है तो तब नहीं लगाना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है कि हम जो भी रूब्रिक लगा रहे हैं, डायग्नोस्टिक रूब्रिक और डायग्नोसिस का मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रहता है कि वेन एवर योर पेशेंट सेज दैट वेन एवर आई सीट द क्लोजेट वंस आई पास्ड इन वन गो, दैट्स इट। मतलब क्लोजेट पे गया, एक ही बार में उसने पास कर दिया, बैठा, जो छूटा वही छूटा, उसके बाद दोबारा उसको सेंसेशन नहीं, फीलिंग नहीं। द स्टूल्स विल कम आउट इन वन शॉट, जैसे हम इसको गन शॉट डायरिया, वन शॉट डायरिया, शॉट डायरिया ऐसे जो बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में आप रूब्रिक क्या कंसिडर करोगे? Gushing, pouring. गशिंग, पोरिंग, ओके। और कोई बताएगा? स्टूल्स में जाके देखना है आपको। सर उसमें सब रूब्रिक है, ऑल एट वंस इन समवॉट प्रोलॉन्ग वेरी एफर्ट, गुड मैडम, पूरा रूब्रिक पढ़िए। gushing, pouring, all at once in somewhat prolonged effort, Gambogia. ओके, तो अभी देखिए गैम्बोजिया, गैम्बोजिया ना बहुत सारे डायरिया के केसेस में आपको क्लोजली आने वाली रेमेडी मिलेगी, लेकिन गैम्बोजिया को आप हमेशा ध्यान में रखना, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में रेड इससे मार्क किया हुआ है, समवॉट प्रोलॉन्ग एफर्ट आफ्टर। मतलब पेशेंट को वो पास करने के लिए खुद को पहले प्रेशर करना है, उसको प्रयास करना है, उसके बाद उसको होगा। सो stools gushing, pouring all at once in somewhat prolonged effort. So Gambogia, you will find Gambogia running very close to Croton, tick, Podophyllum and aloes, but this rubric differentiated from the rest of the remedies. तो आपको अलो और पोडोफाइलम इन या फिर क्रोटॉन, ये तीनों में ये नहीं दिखेगा कि उसको प्रोलॉन्ग एफर्ट, प्रोलॉन्ग से मतलब होता है कुछ देर तक वो जाएगा, बैठेगा, बैठने के बाद में बैठे रहेगा, और फिर जब छूटेगी तो छूटने के बाद फिर नहीं रहेगा कुछ। ये बाकी तीनों रेमेडीज में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वो जैसे ही गए क्लोजेट के पास में गए, बैठे और पास कर दिया, उनको कोई एफर्ट करना नहीं पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट rubric is tools gushing, pouring, torrenting. So what is torrent? Torrent is strong and fast flow. वहां पे रेमेडी नाइट्रम कार्ब मुझे आज तक सिर्फ एक बार मौका मिला है इस तरीके, इस तरह से, जब पेशेंट का वर्जन इस तरीके से रहता है ना, तो पेशेंट ने मुझे बोला था कि डॉक्टर साहब मैं बैठा ना, तो बैठते समय ऐसा वो एकदम जोर से आता है, और उसका देखिए कैसा रहता है कि पेशेंट कोई भी केस हो, डायरिया की हो या चाहे कोई बीमारी की हो, पेशेंट जो जेस्चर्स में आपको बोल रहा है ना, वो चीज आपको पकड़ते आनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद द रूब्रिक ऑफ पेन। तो पेन में पेशेंट जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके जेस्चर्स में, तो टॉरेंट के लिए मेरे पेशेंट ने मुझे बोला था कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे मैं क्लोजेट पे बैठूं, तो क्लोजेट पे बैठने के बाद में अचानक से प्रेशर से आके वो आ रहा है। दिस वाज, मतलब ये जो फिस्ट है ना, ये फिस्ट ऐसी उसने करी हुई थी। तो दिस इज टॉरेंट, फास्ट फ्लो जो रहता है, स्ट्रांग एंड फास्ट फ्लो। तो इसमें पेशेंट क्या बता रहा है कि स्ट्रांगनेस भी बता रहा है, और इस तरीके से जब कर रहा है तो ही इज डिस्क्राइबिंग हिज फ्लो। तो जेस्चर्स पे आप हमेशा ध्यान रखिए। ये जेस्चर्स अगर पेशेंट बोलता है तो आपको सिंगल रूब्रिक ऑब्जर्वेशन में सफिशिएंट होता है कोई एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। आई एम क्लियर अप टिल नाउ? Okay. Next, if a case visits you and he says that whenever I feel to go to pass through, the desire comes all of a sudden and I cannot control it. अभी देखिए वहां पे प्रोलॉन्ग एफर्ट था, यहाँ पे पेशेंट को है डिजायर कम्स ऑल ऑफ अ सडन एंड आई कैनॉट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड बाय द टाइम आई सिट ऑन द क्लोजेट इट पासेस, आई कैनॉट कंट्रोल दैट थिंग। सो रूब्रिक क्या कंसिडर करेंगे? स्टूल्स में ही देखना है आप। सर Involuntary hurried. इनवॉलेंट्री हरिड। Hurried. वेरी गुड। So stools involuntary hurried. Next अभी now we will see some useful sub rubrics to it. Stools involuntary hurried में सब rubric देखिए आप। अल्दो सॉलिड, ये आपको डायरिया में यूज करने का मौका नहीं मिलेगा, ये दूसरे केसेस में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूल्स इनवॉलंटरी हरिड, कन्वर्जेंस ड्यूरिंग,
ये आपको बहुत बहुत बार मौका मिल सकता है। मेरी एक केस में मैंने सीरीज ऑफ रेमेडीज फेल्योर के बाद में ये और इसके साथ में फिर अलग दूसरे रूब्रिक जोड़ के रेमेडी दी थी। आप रेमेडी पढ़िए कोई इसमें कौन कौन सी कन्वर्जन ड्यूरिंग में। कुप्रम ही है सर। हाँ। सो ये रूब्रिक आप तब लगाओगे जब हर एपिसोड जो आता है कन्वर्जन का तब तब रहेगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा हुआ है, देखिए, इफ दिस इज एवरी टाइम ड्यूरिंग कन्वर्जन देन श्योर इंडिकेशन ऑफ द रेमेडी। श्योर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने ये मेरे क्लिनिक में देखा हुआ है, मैंने यूज करा हुआ है, तभी जाके इतना कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल सकते हैं। The next rubric is tools involuntary hurried coughing when। ये यूरिन का तो हमें मिलता है among three remedies सिला is also there which also covers cough lacrimation with। तो किसी के पास में अगर रेपर्टरी खुली होगी साथ ही साथ तो आप दोनों रूब्रिक डाल दीजिए। सर प्लीज रिपीट। हाँ, सर यू स्टूल्स सेड सर। इनवॉलंटरी हरिड कफिंग व्हेन ये रूब्रिक डालना है। सेकंड रूब्रिक डालना है कफ लैक्रिमेशन विथ। अभी कफ ओके। लैक्रिमेशन विथ आज का तो अपना तो टॉपिक के बाहर है ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये रूब्रिक आपको जब भी आपके क्लिनिक में मिलेगा ना तो ये आपके सामने दिखता है। पेशेंट अगर खांस रहा है तो खांसते वक्त उसके आंखों से आंसू आते रहते हैं, और ये श्योर इंडिकेशन होता है। उसमें रेमेडीज देखिए आप कितनी है, और कोई रेपरट्राइज करके कौन सी कॉमन रेमेडी बताइए। पिला है सर। बस। कॉमन रेमेडी आ रही ना। हाँ सर। हाँ, तो दोनों रेमेडीज अगर आपको, दोनों प्रेजेंटेशन अगर आपको मिल गए तो आपका प्रिस्क्रिप्शन श्योर हो जाता है सिर्फ दो दो रूब्रिक में। अभी ये पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक है ना। खांसी के कितने सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, वो ऐसे बताएंगे आपको कि खांसते वक्त स्टूल्स पास होता है, बहुत कम बार ऐसे होता है। तो आप लैक्रिमेशन विथ के पेशेंट आपको कॉमनली मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में ये चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये चीज मिल गई तो आप श्योर शॉट आपकी रेमेडी के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो। नेक्स्ट इज टूल इनवॉलंटरी हरिड फ्लैटस एवरी टाइम विथ। सो विथ और विदाउट डायरिया रहेगा ये रूब्रिक। ये रूब्रिक जरूरी नहीं कि आप इसकी केसेस में यूज करो डायरिया की। डायरिया के अलावा दूसरी केसेस में भी आपको ये रूब्रिक यूज करने का मौका मिलेगा। देन स्टूल्स इनवॉलंटरी हरिड स्लीप ड्यूरिंग। सो जब पेशेंट सोया हुआ रहेगा तब उसको उतनी जल्दी होगी, इसकी रेमेडीज आप पढ़ लेना। उसके बाद में यूरिनेटिंग वेन, ये भी कॉमन है। देन यूरिन एंड, मतलब यूरिन और स्टूल दोनों साथ में इनवॉलंटरी छूट जाना, इसकी भी रेमेडी कोई बताइए मुझे। यूरिनेटिंग वेन की और यूरिन यूरिन की भी बताइए। सर 10 गेटी हूँ। ओके, आप पेज नंबर 372 पे रूब्रिक खोलिए, स्टूल्स इनवॉलंटरी हाँ। यूरिनेटिंग यस वेन। सर। यस सर। तो वहां पे पहली रेमेडी है अलो, और वो अकेली हेलो। रेमेडी है जो 2 मार्क्स में लिखी हुई है फाटक सर ने। हाँ सर। ठीक है। तो हाँ सर। स्पिंक्टर, जैसे मैंने बोला था ना कि अलो का एक्शन ही स्पिंक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको एनस का ले लीजिए, आप यूरेथ्रा का ले लीजिए, आप कहीं का भी स्पिंक्टर ले लीजिए। वहां पे उसकी एक्शन ज्यादा मार्क्ड है अलो की, इसलिए यहाँ पे 2 मार्क्स में आता है। ठीक है। अभी दो रूब्रिक हमें कंपेयर करने हैं, स्टूल्स इनवॉलंटरी हरिड मूड वेन, और वहां पे इनटू ब्रैकेट चिल्ड्रन लिखा हुआ है, नीला। रेमेडी है एसिड फॉस, ऐसे और बस। दूसरा रूब्रिक है स्टूल्स इनवॉलंटरी हरिड वॉकिंग वाइल। यस। कोई बताएगा दोनों रूब्रिक में क्या फर्क है, क्योंकि रेमेडी अलग अलग है दोनों की ना। थोड़ा सा भी मूवमेंट करे तो बस एसिड। राइट, मूवमेंट और कहीं का भी मूवमेंट हो तब आप सोच सकते हो। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो चले ही। अगर बेड पे भी पेशेंट करवट बदल रहा है तब भी वो बढ़ सकता है। ओके। तो अभी यहाँ तक हमारे रूब्रिक कंप्लीट हुए। अप टिल नाउ वी लर्न द रूब्रिक्स फ्रॉम डायरिया। डायरिया के जितने सारे रूब्रिक्स कॉमनली यूज करे जाते हैं वो सारे हमने देखे। स्टूल्स के रूब्रिक देखे हैं, कैरेक्टर ऑफ स्टूल्स एंड कंसिस्टेंसी। उसके अलावा हम लोगों ने डायरिया के कॉजेस, मतलब डायरिया रूब्रिक में जो सब रूब्रिक अकॉर्डिंग टू कॉज है वो हमने देख लिए।
फूड एंड ड्रिंक्स में अगर उसकी वजह से पेशेंट को हो रहा है तो वो हमने देख लिया, फूड एंड ड्रिंक्स अगर कॉज है तो उसकी वजह से अगर डायरिया हो तो कौन से रूब्रिक आ सकते हैं। नेक्स्ट हमने स्टूल्स, ये जो रूब्रिक था इसके भी सारे सब रूब्रिक जो डायरिया की केस में मोस्ट कॉमनली यूज करे जाते हैं वो सारे अभी तक हमने देखे हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक सिर्फ हम लोग ऐसा पकड़ के चलो कि 50% काम हमारा हुआ है। ठीक है ना, अभी कॉन्कोमिटेंट भी बाकी है और कुछ हद तक मॉडलिटी भी बाकी है, और मेंटल एक भी रूब्रिक हमने अभी तक देखा नहीं है। राइट, तो अभी से सिर्फ हमारा आधा टॉपिक यहाँ तक खत्म हुआ है। सो now it's time to learn about other rubrics for the complaints patient presents with. स्लाइड चेंज हो रही है ना? हाँ सर। ओके, सो अभी पहले हम लोग कॉमन रूब्रिक देख लेते हैं कि कौन कौन से रूब्रिक आपको डायरिया की केसेस में मिलते हैं। एब्डोमेन हेवी पहला रहेगा कि पेशेंट आपको बोलेगा कि भारीपन लगता है, या पेशेंट बताएगा कि खालीपन लगता है पेट के अंदर, तो एब्डोमेन हेवी, या फिर एब्डोमेन हॉलो एम्प्टी सिंकिंग सेंसेशन, ये रूब्रिक आपका आ जाएगा। ज्यादातर डायरिया की केसेस में पेन होता है, हमने डायरिया पेनफुल रूब्रिक देखा था, बट वो रूब्रिक के अंदर जितनी रेमेडीज है उतनी रेमेडीज से हमारा काम बनने वाला होता नहीं है। तो आप एब्डोमेन पेन यूजुअली कटिंग, ग्रिपिंग, क्रैम्प, कोलिक, ये जो रूब्रिक है आप देखते जाइए आपकी बुक की कॉपी में रूब्रिक कहाँ पर है, तो उससे कैसा आपका सर पेज एक्सरसाइज भी नंबर हो। 4 पे है। ओके, सो उसके बाद में एब्डोमेन प्रेशर एग्रेवेट, अगर दबाने से उसको तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है या आराम मिल रहा है तो एग्रेवेशन अमेलेरेशन रूब्रिक आप ले सकते हो। रबिंग रहेगा, अमेलेरेशन, अगर इसमें रेमेडी देखिए आप कौन सी, एब्डोमेन रबिंग अमेलेरेट। Natrum sulf, ओके palladium, ओके podophyllum, ओके and phosphorus. ओके, तो पोडोफाइलम और नाइट्रम सल्फेट दोनों प्रिस्क्रिप्शन कॉमन आ जाते हैं, ये रूब्रिक आप जब भी यूज करो। एब्डोमेन स्टूल सेमेरेट, हमने एक रूब्रिक देखा था स्टूल सेमेलरेट इन जनरल, यहाँ पे पेशेंट को एब्डोमेन की जो शिकायत थी वो शिकायत मोशन पास करने के बाद में वहां पे आराम मिलेगा, तब आप रूब्रिक लगाओगे एब्डोमेन स्टूल सेमेलरेट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टूल अमेलरेशन, ये जो रूब्रिक हमने देखा था ये रूब्रिक था कि पेशेंट को जनरल लेवल पे आराम मिलता है, और यहाँ पे सिर्फ एब्डोमेन में आराम मिलेगा। ओके, देन वैसे ही अगर मोशन पास हुआ तो उसके बाद पेट की शिकायतें बढ़ना, तो एब्डोमेन स्टूल्स आफ्टर एग्रेवेट। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ऐसी बीमारियों के साथ में भूख कम हो जाती है, तो एपेटाइट लॉस्ट डिमिनिश्ड, ये रूब्रिक आप लगा सकते हो। दो दिस इज अ जनरल रूब्रिक, लेकिन कभी कभी अगर स्कैरसिटी ऑफ सिम्टम हो तब हमने जनरल जो भी अपने को डाटा मिल रहा है वो लेके टोटेलिटी फॉर्म करनी होती है। देन रहता है अस्थमा डायरिया आफ्टर, कि डायरिया का अटैक खत्म हुआ उसके बाद अस्थमा का आया, दे आर नॉट अल्टरनेटिंग। हाँ, अल्टरनेटिंग का रूब्रिक आगे है, अस्थमा डायरिया अल्टरनेटिंग विद। तो ये अल्टरनेटिंग में क्या होगा, अस्थमा का अटैक आया फिर डायरिया का आया, वो ठीक हुआ, फिर अस्थमा का आया फिर डायरिया का आया। इस तरीके से जब रहेगा तब रहेगा अस्थमा डायरिया अल्टरनेटिंग विद। अस्थमा देन डायरिया, जैसे हमने एक रूब्रिक देखा अस्थमा डायरिया आफ्टर, जहाँ पे डायरिया के बाद में अस्थमा होगा, यहाँ पे है अस्थमा के बाद में डायरिया, अस्थमा देन डायरिया, अस्थमा होगा उसके बाद डायरिया होगा, दोनों रूब्रिक की रेमेडी लिखी। तो काली एक जगह कार्ब पे है, काली कार्ब, दूसरी अल्टरनेटिव जगह पे नाइट्रम सल्फ। ठीक Natrum है, sulf. नाइट्रम सर। नेक्स्ट अभी कैसे रहता है कि ना हम लोगों के पास में जब सिम्टम कम रहते हैं, पेशेंट कम हमें मालूमात देता है, तो मैं हमेशा फटक यूज करते वक्त ना दो चीजों का हमेशा ख्याल रखता हूँ। एक तो मेरे यहाँ पे लोकल सीजन में कुछ बदलाव हुआ हो तो मैं अकॉर्डिंग टू सीजन रूब्रिक लगा लेता हूँ, या फिर दूसरा मैं ये चीज देखता हूँ वो केस में कि अ, उसकी उम्र कितनी है, जैसे हम लोगों ने ओल्ड एज का रूब्रिक देखा है,
उसके बाद में ग्रोविंग ग्रोविंग पेन्स मतलब ग्रोविंग एज जो प्यूबर्टी है उसके रिगार्डिंग रूब्रिक हमने देखा है। या फिर हम लोग ये देखते हैं चिल्ड्रन इन्फेंट्स रूब्रिक हम लोगों ने देखा हुआ है कहाँ पे यूज करना है। तो मैं ऐसे रूब्रिक को एडिशन करता हूँ अगर मेरे पास कुछ है नहीं। अभी ऑटोम एग्रेवेट ये रूब्रिक जो है ना तो ऑटोम जो है तो ये सितंबर से लेके मिड नवंबर तक रहता है। आप अगर देखोगे तो बच्चों में डेंटेशनल डायरिया जिसको बोला जाता है तो कोई मुझे बताएगा कि डेंटेशनल डायरिया का एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में डायग्नोसिस क्या होता है। दे वोंट राइट द नेम कि डेंटेशनल डायरिया है पेशेंट को। एलोपैथ जो है ना अगर ये सीजन में ऑटम सीजन में स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंटिशन अगर बच्चे को डायरिया हुआ तो व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और पॉजिटिव फैक्टर और द डायग्नोसिस फॉर दैट डायरिया इफ एनीवन नो प्लीज टेल। ओके नो प्रॉब्लम। सो ये होता है रोटावायरल डायरिया। ठीक है रोटावायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डेंटिशनल डायरियाज। डेंटिशनल डायरिया दो दिस इज नॉट द डायग्नोसिस इन मॉडर्न मेडिसिन। सो वहां पे वो लोग डायग्नोसिस लिखते हैं रोटावायरल डायरिया। तो आप रोटावायरल डायरिया का अगर सीजन देखोगे तो अभी जो करंट मंथ में हम लोग चल रहे हैं अप टू दिसंबर तक चलेगा। तो आप ऑटोम एग्रेविटी जो रूब्रिक है ना ये रूब्रिक आपको बहुत बार यूज करने का मौका मिलेगा। उसके अंदर अगर आप रेमेडी देखोगे तो डल्का मारा कॉल्चिकम रस्टॉक्स वेराट्रम इतना सारा मौका मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप का इसमें ये डायरिया की सीवियरिटी इतनी होती है कि बहुत बच्चों को एडमिट करना पड़ता है। सडनली बहुत फास्ट डिहाइड्रेशन होता है। इसमें आप एक रेमेडी जोड़ देना पोडोफाइलम। आप बुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट ऐसे होता है कि पेशेंट को कुछ चीज़ों का एवर्जन होता है। जैसे बच्चों में होता है कि कोई मेरे पास ना आए या फिर मुझे ये खाने की इच्छा नहीं होती है या अकेले रहने की इच्छा होती है या कंपनी डिजायर करते हैं। तो आप तब जाके एवर्जन्स के अंदर जितने भी सब रूब्रिक है आपके केस में जो भी सुटेबल लगे तो आप वो रूब्रिक लगा सकते हो। उसके बाद में रहता है ब्लैडर टेनेज्मस टूल ड्यूरिंग। ये रूब्रिक आपको मौका मिलेगा ज्यादातर डिसेंट्री की केसेस में यूज करना। तो आप डिसेंट्री के क्रॉस रेफरेंस में इसको लिख कर रख लीजिए। पेज नंबर बता दो कोई दोनों का क्रॉस रेफरेंस तो सबका लिखना हो जाएगा। 37 bladder tenesmus हाँ stool. और इसका क्या रूब्रिक है डिसेंट्री का। 106. 106। तो आप 106 पेज के ऊपर है ना 37 नंबर लिख लीजिए। और 37 पेज पे जो ब्लैडर टेनेज्मस टूल ड्यूरिंग है ना वहां पे आप लिखिए 106 नंबर। दोनों रेमेडीज वहां पे भी है जो इधर है ना नक्सोमिक और कैप्सिकम तो डिसेंट्री में भी वो दोनों रेमेडीज लिखी हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट एग्रेवेट एमेलेरेशन। ब्रेकफास्ट करने के बाद में पेशेंट को डायरिया का अटैक ज्यादा आता हो या आराम मिलता हो क्रॉनिक डायरिया की केसेस में रूब्रिक आपको बहुत बार यूज करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट होता है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में जैसे हम लोग देखते हैं कंकॉमिटेंट्स। तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन की वजह से काफ मसल में क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। तब आप रूब्रिक लगाओगे काफ क्रैम्प्स। कुछ बच्चे रहते हैं तो बच्चे को नीचे आप रख दो तो उनको सहन नहीं होता है। दे ऑलवेज डिजायर टू बी कैरिड ओवर ऑन द शोल्डर्स। सो कैरिड वांट्स टू बी शोल्डर्स ओवर। ये रूब्रिक आपको ऑब्जर्वेशन में क्लिनिक में मिलेगा। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन में ये रूब्रिक आपको मिल गया बाकी के सारे इस रेमेडी के जो डायरिया में आते हैं प्रेजेंटेशन वो आपको अगर जबानी याद है तो आप बिना कुछ पूछे पेशेंट को दवा भी दे सकते हो। ये यूजुअली कुछ एक्सपीरियंस के बाद में आप लोगों को श्योर शॉट ये मतलब आदत हो जाएगी। मतलब मैं ये करता हूँ। चेंज ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर में होता है कि अचानक से वातावरण में होने वाला बदलाव। ठंडी चल रही थी गर्मी बढ़ गई गर्मी थी ठंडी हो गई गर्मी के बाद बारिश आ गया
या कोई भी सीजन था, बारिश का सीजन नहीं था, क्लाइमेट अचानक से क्या बोलते हैं उसको, क्लाउडी हो गया या फिर डैम्प वेदर हो गया। सो चेंज ऑफ टेम्परेचर के अलावा आपको अकॉर्डिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट, चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर नहीं है, सिर्फ क्लाउडी वेदर है तो आप क्लाउडी करके रुब्रिक लगा सकते हो, डैम्प वेदर है तो आप डैम्प की तरफ जा सकते हो। चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस, चिल्ड्रन सकलिंग, ये रुब्रिक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी चिल्ड्रन सकलिंग, सकलिंग बताएगा कोई, क्या रहेगा? सर breastfeeding, हम सब करना। breastfeed. हाँ, सो ब्रेस्ट फीडिंग की जो एज है वो एज के अंदर रहेगा, तब आप वो रुब्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है कॉलेरा डायरिया एपिडेमिक ड्यूरिंग, ये हमने देख चुके हैं, आप रुब्रिक बुक में एक बार देख लेना। एक रुब्रिक होता है कॉलेरा मॉर्बस करके। सो जो हम लोगों ने एपिडेमिक देखा था ना, ये स्टूल्स राइस वाटर की एपिडेमिक जो आता है उसमें, ये मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी। ये आप कॉलेरा मॉर्बस का मीनिंग है ना, ये होता है कि ये रहेगा समर में या ऑटम में, जैसे मैंने अभी ऑटम का सीजन बोला रोटा वायरल के लिए, विच इज कैरेक्टराइज विच इज कैरेक्टराइज बाय सीवियर क्रैम्प्स, डायरिया एंड वोमिटिंग। सो ये हो गया कॉलेरा मॉर्बस। सो इसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, आज के डेट में हम लोग एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस केसेस आई, अगर उसमें ये प्रेजेंटेशन है कि सीवियर क्रैम्प से पेशेंट को पेट में या फिर काफ मसल में along with डायरिया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन सेट हो गया है, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस रूब्रिक वेरी यूजफुली। मतलब आर्टिस्टिक यूज ऑफ रेपर्टरी जब हम लोग बोलते हैं तो ये आर्टिस्टिक यूज होता है कि कॉलेरा मॉर्बस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वैसे केसेस हमें मिलते नहीं है, लेकिन अगर डायग्नोसिस के एब्सेंस में वो रूब्रिक लगाना है तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन यू कैन यूज